Good morning to all. Hello, welcome to all in my class. This is Archana Economica. Friends, जैसा हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम क्लासेस के बीच बीच में चैप्टर्स की डिटेल स्टडी करने के साथ साथ हम MCQ के माध्यम से क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे। इससे हमारी तैयारी को बल मिलेगा। अब वो टाइम आ चुका है। अभी मैं थोड़ा सा बीच बीच में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। ओके, हम सब मिलके। ये बेटे सिविल सर्विसेज आप देख सकते हैं 1997 का क्वेश्चन है, जो सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और इसका फर्स्ट पेपर है। और इसको जो है हमने क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही नहीं देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करते जाएंगे। तो बाय द वे कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक मिस प्रिंट के माध्यम से किसी तरह आंसर अगर आपका गलत भी टिक हो गया है, गलत आंसर भी मेंशन कर रहा है, पर एक्सप्लेनेशन अगर हम समझ में आता है हमें, एक तो उसके माध्यम से सारे काफ़ी और भी क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं। दूसरा, हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। अगर आंसर बाय मिस्टेक गलत भी टिक हो गया है पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो क्लियरिटी आ जाती है। हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा करेंगे बेटे, कुछ क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ। दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। सेकेंड पूरा नहीं है, थर्ड यहाँ है। ओके, तो हम सेकेंड घूम के फिर वापस स्क्रॉल करके थर्ड पे जाने की बजाय जो क्वेश्चंस कंप्लीट हमें दिखते हैं उनको हम करते जाएंगे। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। दिस द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। इसमें आपका कथन है और कारण है। ओके, अजम्पशंस है और स्टेटमेंट है और रीजंस हैं, दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें हमें बताना पड़ेगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। उत्पादन फलन Z = 3R + 2R2 + 2, जहाँ Z उत्पादन है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? उत्पादन को। R और R2 दो आगतें हैं, सजातीय नहीं हैं। तो इसमें बोल रहा है, ये हो गया आपका कथन। कारण क्या बता रहा है? दिए गए उत्पादन फलन में R और R को अचर K से गुणा करने पर J को K द्वारा गुणा नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है बेटा? देखो, इसमें मेन ये है, देखा ये बता रहा है इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना, बता रहा है AR दोनों सही हैं। फर्स्ट, AR दोनों सही परंतु R A का व्याख्या नहीं करता। थर्ड, A सही है R गलत है। एंड D में क्या है? A गलत है R सही है। अब इसका आंसर क्या है बेटा? आंसर A है। A का मतलब AR दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चंस को समझ लो क्या बोल रहा है। उत्पादन फलन Z है, ठीक है ना। Z = 3R + 2R + 2R2 + 2, जहाँ Z को प्रोडक्शन उत्पादन के रूप में बताया गया है। R और R2 दो आगतें हैं जो सजातीय नहीं हैं। ये बोल रहा है दिए गए उत्पादन फलन में R और R को अचर K से गुणा करने पर, अगर R और R को हम K से गुणा करेंगे तो क्या होगा? Z को K द्वारा गुणा नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये दोनों ही सही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। अभी सेकेंड वाला तो पूरा नहीं है पर थर्ड हमारा कंप्लीट है, तो हम थर्ड पे आ जाते हैं। ओके, सी सीमांत आगम MR और कीमत लोच E के बीच निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संबंध है? सही संबंध कौन सा है? B, ठीक है ना। सीमांत आगम MR और कीमत लोच E के बीच निम्न में से कौन सा सही संबंध है? तो ये है आंसर आपका, इसमें B है। B क्या बता रहा है? MR/P
ई माइनस वन अपॉन ई, ये फॉर्मूले याद रख लेना, तभी आप इसमें कर पाओगे। इसमें कोई मतलब आई क्यू नहीं होता है और कोई लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला स्टेट एकदम बिल्कुल बताया गया है कि एम आर और ई के बीच जो रिलेशनशिप है इसमें इसमें जो है कौन सा संबंध सही है। एम आर और ई के बीच में एम आर अपॉन पी ई माइनस वन अपॉन ई, इसको एज इट इज़ यू हैव टू लर्न। ऑलराइट, यहाँ देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगा। देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। सीमांत आय एम आर और ई के बीच संबंध, इसको देखो कितने तरीके से ये फॉर्मूले यू हैव टू लर्न, इसको लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ए आर इक्वल टू एम आर ई अपॉन ई माइनस वन, या फर्स्ट मतलब पहला सूत्र ये है फॉर्मूला। सेकेंड क्या है, एम आर इक्वल टू ए आर ई माइनस वन अपॉन ई। ओके, थर्ड क्या है बेटा, एम आर इक्वल टू पी ई माइनस वन अपॉन ई, जिसमें ए आर इक्वल टू पी। ठीक है ना, एम आर अपॉन पी इक्वल टू ई वन अपॉन ई। ये आपका कौन सा मैच कर रहा है, एम आर अपॉन पी दिस है ना, राइट, एम आर अपॉन पी ई माइनस वन अपॉन ई, ये वाला दिस वन, राइट, एम आर अपॉन पी। मतलब ये कोई भी फॉर्मूला कोई भी सूत्र आपको दे सकता है, और ये अगर आपको चारों याद रहेंगे तभी आप आंसर कर पाओगे। नहीं तो अगर आपने ये याद किया, ये कोई भी अलग याद किया, ये वाला अगर आपका रह गया तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, क्वेश्चन में आ गया। तो ये यू हैव टू लर्न, बेटे लर्न कर लेना है इसको। ओके, वीडियो स्टॉप करके रोक के कहीं नोट लिख लेना, फॉर्मूले स्पेशली अच्छा तरीका यही है कि लिख लो। चलो ये हो गया, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें कंप्लीट नहीं है पर जितना है उतना हम पढ़ लेते हैं। एरो के अनुसार लोकतांत्रिक निर्णयन संभव नहीं है। एरो ने बताया कि लोकतांत्रिक निर्णयन संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, कारण देखिए, बहुमत के शासन से सामाजिक चयन का ऐसा स्वरूप उत्पन्न हो सकता है जो संक्रामक नहीं है। एक मिनट देखो बेटा, एरो के अनुसार लोकतांत्रिक निर्णय संभव नहीं है। बहुमत शासन से सामाजिक चयन का ऐसा स्वरूप उत्पन्न हो सकता है जो संक्रामक नहीं है, यद्यपि प्रत्येक मतदाता के संक्रामक अधिमान है। अब इसमें देखिए ये बोल रहा है कि वही आंसर उसी टाइप के हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड गलत है, जो भी है यही है। आप रीड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन देता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं देता। थर्ड, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब इसमें से आंसर जो होगा बेटा, आंसर ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, आंसर इसका बी सही होगा। कैसे होगा इसको थोड़ा सा देख लो, एक्सप्लेनेशन मेन होता है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए। देखो, एरो ने असंभाविता प्रमेय का प्रतिपादन किया। एरो के अनुसार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्णय लेने वाले नियम को कसौटियों को संतुष्ट करना पड़ता है। भाई नेचुरल सी बात है, सबकी उम्मीदें हैं, सबकी कसौटियाँ, उस पर खरा उतरना पड़ता है। मतदाताओं के अधिमान जो कुछ भी हो, इस नियम के द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुंचना है। सभी संभव परिणाम क्रम में रखने योग्य हैं। परिणाम व्यक्तिगत अधिमान के अनुकूल हों, इसे संगत होना चाहिए, अर्थात ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। ओके, तो ए ग्रेटर देन सी होगा, नेचुरल सी बात है भाई, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तभी तो ए सी से बड़ा होगा। ठीक है ना। समाज ए बी को जिस क्रम में रखता है वह व्यक्ति द्वारा ए और बी के क्रम के अनुसार ही होगा। अधिनायकवाद पर विचार नहीं किया जाता। उपरोक्त कसौटियाँ विवेकपूर्ण होती हैं। वे यह बताती हैं कि समाज चयन की जिस विधि को अपनाता है उसे तर्क संगत होना चाहिए तथा व्यक्तिगत अधिमान पर आधारित होना चाहिए, परंतु
एक प्रजातांत्रिक समाज जहाँ निर्णय बहुमत के आधार पर होता है से यह आशा नहीं करना चाहिए कि वह तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। इसे ही एरो की असंभाविता प्रमेय कहा जाता है। ओके, समझ में आया कुछ? ये बोला उपरोक्त कसौटियाँ विवेकपूर्ण हैं, ठीक है ना। यह बताती हैं कि समाज चयन की जिस विधि को अपनाता है उसे तर्कसंगत होना चाहिए। जो भी रूल रेगुलेशन, जो भी चीज़ें, जो नियम कानून आप बनाते हो, जो भी चीज़ें करते हो, वो तर्कसंगत होना चाहिए, व्यक्ति अधिमान पर आधारित होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिमान पर। एंड प्रजातांत्रिक समाज जहाँ निर्णय बहुमत के आधार पर होता है उसमें जो है यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह तर्कसंगत निर्णय ले सकता है। इसे ही एरो की असंभाविता प्रमेय कहा जाता है। तो इस एरो की असंभाविता प्रमेय क्या कहता है? वो यह कहता है प्रजातांत्रिक समाज में निर्णय बहुमत के आधार पर होता है और उसमें जो है प्रजातांत्रिक निर्णयन संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है ना। और ये बता रहा है कि बहुमत के शासन में चयन का ऐसा स्वरूप होता है जो संक्रामक नहीं होता, यद्यपि प्रत्येक मतदाता संक्रमण के अधिमान है, ठीक है ना। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। ये क्या बताता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझ लो। सी थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा ब्लर हो गया इसमें, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज जो भी हैं, बट समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, तो प्लीज़ वी हैव टू सपोर्ट ना। सूची 1 मैं पढ़ भी रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा सुनकर भी। सूची 1 लेखक का सूची, ओके। सूची 2 कृति के साथ सुमेलित कीजिए। 2 सूचियाँ हैं बेटे, एक राइटर्स हैं, दूसरी इनकी बुक्स हैं, कृतियाँ हैं। अब अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, राइटर्स के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतना भी मुश्किल नहीं। एल्फ्रेड मार्शल, इसमें बोल रहा है एल्फ्रेड मार्शल हैं, AP लर्नर हैं, JR हिक्स हैं, विलियम फेलनर हैं। फिर कॉम्पिटिशन ऑफ द फ्यू, इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल, कैपिटल एंड ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले हम बेटा वो करेंगे जो हम जानते हैं, ऑलराइट। जैसे देखो मार्शल की बुक हमें पता है, मार्शल की बुक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट तो 4 से चला जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, एंड फिर लर्नर की बुक कौन सी है बेटा? लर्नर की बुक है इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल। थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा बेटा, ये आप लर्न कर लेना। AP लर्नर की बुक है इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल, 2-4 बार लर्न करोगे याद हो जाएगा। AP लर्नर इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल, AP लर्नर इकोनॉमिक ऑफ कंट्रोल, ओके, इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल, ये हो गया। थर्ड क्या है बेटा? JR हिक्स का कौन सा बुक है? हिक्स का है कैपिटल एंड ग्रोथ। हिक्स का कौन सा बुक है? कैपिटल एंड ग्रोथ। तो हिक्स की बुक है कैपिटल एंड ग्रोथ। उसके बाद आता है विलियम फेलनर। अब एक ही बचा है हमारा, तो विलियम फेलनर का कौन सा बुक है? कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। इसमें हमारा डी स्टेटमेंट सही है, यानी मार्शल ने दिया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, लर्नर ने दिया इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल, एंड हिक्स ने दिया कैपिटल एंड ग्रोथ, ऑलराइट, एंड विलियम फेलनर ने दिया कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन सेम बता रहा है, वही चीज़ें बता रहा है। मार्शल द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, लर्नर इकोनॉमिक्स ऑफ कंट्रोल, हिक्स कैपिटल एंड ग्रोथ, एंड फेलनर कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू, ऑलराइट। तो ये हमारे 3rd and 4th क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पर। ये थोड़ा साफ है, वो कभी कभी हो जाता है, इतना तो हमें समझना ही पड़ेगा ना बेटा। विवेकपूर्ण व्यवहार करने वाले एक उपभोक्ता के समक्ष XY
वस्तुओं के विभिन्न सम्मिश्रण खरीदने का विकल्प है। अब विकल्प हम देख लेते हैं। जिनकी सूचियाँ निम्नलिखित सीमांत उपयोगिता सूचियाँ हैं, ये सीमांत उपयोगिता है, ठीक है ना, एक्स और वाई वस्तु की। अब ये बोल रहा है एक्स और वाई वस्तुओं की कीमत क्रमशः 2 रुपये, ध्यान से सुन लेना बच्चे, एक्स और वाई वस्तु की कीमत 2 रुपये और 1 रुपये, यानी एक्स की कीमत 2 रुपया और वाई की कीमत 1 रुपया, ठीक है ना। तो उपभोक्ता अपनी जेब में उपलब्ध 15 रुपये से खरीदना पसंद करेगा। क्या खरीदना पसंद करेगा, कौन सी इकाइयाँ खरीदना पसंद करेगा, ऑप्शंस में देखिएगा। तो इसमें सीधा हम आंसर पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव आंसर ना, तो इसमें आंसर बी सही बता रहा है। 5 इकाइयाँ एक्स की और 5 इकाइयाँ वाई की। कैसे, थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ। ये बोल रहा है कि अगर उसके पास इसका प्राइस एक्स और वाई का जो प्राइस है वो एक्स का 2 रुपीज़ और इसका वाई का जो है 1 रुपीज़ है, तो लेकिन अगर उपभोक्ता के पास उसके जेब में 15 रुपये हैं तो कैसे वो मैनेज करेगा, ठीक है ना, किस तरह से वो मैनेज करेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यही बता रहा है। अब वैसे कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा इधर ना भी देखो, 15 रुपीज़ है, ठीक है ना, 2 वस्तुएं इसको खरीदना है। एक वस्तु का प्राइस 2 रुपीज़ ईच है, एक का 1 रुपीज़ ईच, तो नेचुरल सी बात है 1 रुपीज़ ईच है, उसका 5 क्वांटिटी ले लिया, 2 रुपीज़ ईच है, उसका 5 क्वांटिटी ले लिया। तो 5 क्वांटिटी जब 2 रुपीज़ ईच का लिया 10 रुपये खर्च हो गए, और दूसरे का 5 क्वांटिटी लिया तो 5 रुपये खर्च हो गए, 15 रुपये उसके सारे खर्च हो गए। लेकिन हम इसको मतलब टेक्निकल वे में भी समझ लेते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। उपरोक्त तालिका सूची का विश्लेषण करने से स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता की स्थिति वही होगी जहां पर दोनों वस्तुओं एक्स एवं वाई की सीमांत उपयोगिता उसके त्याग के बराबर हो, अर्थात MUX अपॉन P MUY अपॉन वाई की स्थिति होगी, वही उपभोक्ता का संतुलन होगा। प्रश्नानुसार x की कीमत PX और 2 PY इक्वल टू 1, तो वही बता रहा है x की कीमत जो है PX यानी 2 रुपीज़ है, PY की कीमत 1 रुपीज़ है, यानी कुल आय कितना है 15 रुपीज़, राइट। अतः उपभोक्ता x की 2 इंटू 5, जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 इंटू 5 10 रुपीज़ खर्च करता है और 5 इकाई लेता है, और x की 1 इंटू 5 यानी 5 रुपीज़ खर्च करके 5 इकाइयाँ ग्रहण करता है y की, जहाँ दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कुल त्याग के बराबर होती है। ऑलराइट, सी। अब हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम सॉरी, इस क्वेश्चन को भी लगे हाथ देख लेते हैं, क्योंकि वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। देखो बेटा, इसे बता रहा है दिए गए खंड में, हाँ, दिए गए रेखा चित्र में A उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई 2 वस्तु एक्स वाई का सम्मिश्रण चित्रित करता है। अभी नीचे देखते हैं, ओके, देखिए सी यहाँ, ठीक है ना, एक्स वाई सम्मिश्रण चित्रित करता है, जबकि बजट रेखा PP है, बजट रेखा यहाँ P है, दिस एंड दिस, ओके, ये आपका बजट लाइन है। रेखा चित्र में B और C X और Y 2 वस्तुओं के अन्य सम्मिश्रण चित्रित करते हैं। कीमत रेखा RRA बिंदुओं से गुजरती है। उक्त उपभोक्ता के लिए, यहाँ देखो, RR रेखा जो है, ठीक है ना, कीमत रेखा RRA बिंदु से होकर A पॉइंट को टच करते हुए R रेखा गुजर रही है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है उक्त उपभोक्ताओं के लिए, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, सीधा आंसर पे ही हम आते हैं। A के प्रति B से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है।
ए के प्रति, ए ये है, ये बी पॉइंट है, नेचुरल सी बात है, यही इसी को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही सेंटर पॉइंट भी है और कीमत रेखा को टच कर रहा है, तो ए का अधिमान बी की अपेक्षा अधिक है, यही बता रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए, उपरोक्त रेखा चित्र में बिंदु ए के प्रति बी से अधिक अधिमान व्यक्त किया गया है क्योंकि यह रेखा चित्र समेसन द्वारा प्रतिपादित प्रकट अधिमान वक्र, आपको प्रकट अधिमान वक्र बोले, व्यक्त अधिमान वक्र बोले, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी बोले, कुछ भी बोले, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें उपभोक्ता अपने व्यवहार के आधार पर किसी वस्तु को चुनता है। उसके दो कारण होते हैं, वह वस्तु अन्य की अपेक्षा सस्ती है एवं उच्च अधिमान पर आधारित है, वह वस्तु अन्य की अपेक्षा उसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, इसमें क्लियर नहीं है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल राइट, आई थिंक दिस इज ओके। 6 ले लेते हैं, फिर हम 8 पे आते हैं। ओके, दोनों क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे ना। चलिए पहले 6 पे आते हैं। देखो बेटा, हाँ, दिए गए रेखा चित्र में निम्न में से बेटे पीजीटी में पिक्चर्स डायग्राम थोड़े से कम आएंगे, पर यूजीसी जेआरएफ नेट में संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मैं आपको, हम हाई लेवल पे चल रहे हैं, सिर्फ पीजीटी ना करके कंप्लीट इकोनॉमिक्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, पिक्चर के साथ करें, क्योंकि डायग्राम के साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आंसर तो आप किसी भी तरह से घुमा फिरा के देगा, आप कर ही लोगे। ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और हाई डीप स्टडी करे रहेंगे तो हल्के तो छोटे मोटे आंसर तो हम दे ही लेंगे। ठीक है ना। चलिए, दिए गए रेखा चित्र में निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 5 रुपये कीमत होने पर उपभोक्ता अधिशेष चित्रित करता है। देखो बेटा, ये पिक्चर है, इसमें बता रहा है कौन सा क्षेत्र 5 रुपये कीमत होने पर उपभोक्ता अधिशेष का मतलब समझते हो, सरप्लस, उपभोक्ता का बचत। ओके, अब इसमें देखो क्या बता रहा है, आंसर के साथ ही हम देखते हैं। यहाँ देखिए, सीधा आंसर पे आइए, आंसर बता रहा है डी, डी यानी CEH, ओके, दिस पॉइंट CENH, ऑलराइट। मतलब समझ पा रहे हो आप, मतलब ये है, पहले कंज्यूमर सोचता था कि वस्तु को खरीदने के लिए हमें प्राइस देना पड़ेगा S तक, लेकिन उसे प्राइस देना पड़ा C तक। तो ये इसका क्या हो गया। अब चूंकि देखिए, आप 10 रुपीज़ लेकर मार्केट में जाते हो, ठीक, आप सोचते हो कि पार्ले जी की बिस्किट सपोज करो फॉर एग्जांपल, ओके, 10 रुपीज़ में मिलेगा। आप मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो वो आपको 8 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है ना। तो आप सोच के गए थे, आप 10 रुपीज़ लेके गए थे 10 रुपीज़ का, लेकिन आपको प्रोडक्ट मिल गया 8 रुपीज़ में, यानी 2 रुपीज़ आपके सरप्लस हो गए, बचत हो गया, उपभोक्ता की बचत। यही चीज़ बता रहा है। सोचा था इतना खर्च होगा, लेकिन खर्च हुआ इतना, तो ये CEH पॉइंट हमारा बचत हो गया। ऑलराइट, अगर आपने थोड़ा सा ही मार्शल को पढ़ा है तो इजली आप आंसर दे सकते हो। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु, ये डेफिनेशंस भी कभी पूछ लेगा बेटा, डेफिनेशन थोड़ा सा कर लेना, कभी कभी डेफिनेशन दे के पूछ लेता किसका डेफिनेशन है, तो लकीली आपके पास है भी तो लर्न कर लेना। किसी उपभोक्ता के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत उस वस्तु के लिए देने को तत्पर हो और जो वह वास्तव में कीमत चुकाता है, उनका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। रेखा चित्र में 5 रुपये 5 कीमत होने पर उपभोक्ता अधिशेष क्षेत्र CEH प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता अतिरेक OHB माइनस OBCE CEH वही बता रहा है ना पूरा।
जिसमें OHB, OHB इनमें से अगर जो है आप क्या करते हो, OHB माइनस OBCE, यहाँ देखो OBCE, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो आपका बचेगा HCE, ठीक है ना। यही आपका उपभोक्ता का बचत होगा। डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो जाता है यार। जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, आप सीधा डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम बना हुआ है देन ओके, अगर डायग्राम नहीं बना है, आपको सिर्फ वर्बली इसने दे दिया है, तो आप वो भी तब भी करो, ठीक है ना। डायग्राम जरूर बनाओ। अच्छा, ये हो गया। अब हम बेटा आते हैं 8th क्वेश्चन पे। दिए गए रेखा चित्र में चित्रित परिस्थिति में ये देखिए परिस्थिति, ये रेखा चित्र है, इसमें ABC, PRP, RR, PPRR, ABC ये पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये बोल रहा है इसमें किस परिस्थिति में है, रेखा चित्र में चित्रित परिस्थिति में क्या है, इस पिक्चर को ही एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें देखिए सीधे हम आंसर पे आते हैं। पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में पीपी पर उपभोक्ता की वास्तविक आय की तुलना कीमत रेखा पीपी पर वास्तविक आय के साथ नहीं की जा सकती। यहाँ देखो, एक साथ सब देखते हैं। देखो, ये ए पॉइंट है। लास्ट चित्र में आपने देखा था ना, ए को प्रायोरिटी दिया था उसने 20 से अधिक, ओके, जो आपका रिवील्ड थ्योरी था, ठीक है ना, प्रकट अधिमान वक्र था सिमुलसन का, जस्ट 7 क्वेश्चन में। उसमें तो क्लियर बताया था कि ए को बी की अपेक्षा ज़्यादा अधिमान देता है, लेकिन इसमें उसने प्रायोरिटी ए को भी दे रखी है, बी को भी दे रखी है, सी को भी दे रखी है, ठीक है ना। और ये भी मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि प्राइस लाइन पहले ये था, फिर सेकंड आरआर क्या है, पीपी क्या है, थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि पिक्चर में, चूँकि क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है पिक्चर के बारे में, किस चीज़ का है, किस सिचुएशन में है, क्या है, ए बी सी के जो दोनों ब्लैक डॉट्स रखे हुए हैं, मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आंसर थोड़ा सा देना मुश्किल होगा, यही बता रहा है, ठीक है ना। कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं आंसर मतलब सही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जवाब मतलब नहीं दिया जा सकता, तो आपको वही बोलना पड़ेगा। चलो अब 9th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 8 तक हमारा हो गया है। देखो बेटे, हम भागेंगे नहीं, समझ समझ के करेंगे, भले ही 10 क्वेश्चन हो एक वीडियो में, लेकिन हम भागने के चक्कर में नहीं रहेंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा हमें। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। चलिए हम विचार करते हैं। हमने विचार करना शुरू कर दिया है। समान मात्रा वक्र समान लागत वक्र को स्पर्श करता है। समान मात्रा वक्र है, समान लागत वक्र को स्पर्श करता है। ओके, MRTSLK बराबर है इक्वल टू PL/PK, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, MPL/PL इक्वल टू MPK/PK। ये जस्ट फॉर्मूले हैं। अब इसमें बोल रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेटे, अगर आपने जरा सा भी समान लागत ये आइसो प्रोडक्ट कर्व एंड समान लागत वर्क, ओके, ये सब पढ़ा होगा, कॉस्ट कर्व, तो आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट की थियरी जरा भी पढ़ी होगी तो आपको ये मालूम होगा कि जो भी फॉर्मूले हैं सब सही हैं। समान लागत वक्र समान मात्रा वक्र समान लागत वक्र को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही बात है ना। जहाँ लागत वक्र को क्वांटिटी वक्र, मात्रा वक्र जो है टच करता है, ठीक है ना,
तो स्पर्श करता है। फिर MRTS/LK फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, MRTS/LK इक्वल टू PL/PK, ठीक है ना। थर्ड फार्मूला क्या है, इसी फार्मूले को आगे करके क्या बोल रहा है, MPL/PL MPK/PK, ये भी फार्मूला आपका सही है, इक्वल है, ठीक है ना। तो सारी सही हैं। अब यहाँ भी देख लो, उपभोक्ता संतुलन के बिंदु पर कथन सही है, समान मात्रा समान लागत वक्र को स्पर्श करता है, बिल्कुल सही बात है। MRTS/LK इक्वल टू PL/PK MPL/PL MPK/PK, ऑल राइट। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आपके 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। RMC 11th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ओके जस्ट वेट। हाँ अच्छा, हाँ ये भी 10th क्वेश्चन चल रहा है ना बेटा। तो ये क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था ना, इक्वल नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा पिक्चर पूरे पेज का मतलब इस तरह से लिया गया है। जो क्वेश्चन कंप्लीट है उसको हम देखते जाएंगे, जो थोड़ा सा है एक्सप्लेनेशन फिर वापस देख लेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हमें मिल रहा है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछता है, उत्पादन बाजार में एक अपूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए यदि साधन ए एकमात्र परिवर्तन साधन है तो साधन ए के लिए फर्म का मांग वक्र ज्ञात कीजिए। प्रतीकों का समान अर्थ है, प्रतीक MRP वक्र से। आंसर क्या है, MRP वक्र से। उत्पादन बाजार में एक अपूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए यदि साधन ए है, ए एकमात्र परिवर्तन साधन, सिर्फ ए ही एक परिवर्तनशील साधन है, तो साधन ए के लिए फर्म की मांग वक्र क्या होगा, प्रतीकों का समान अर्थ MRP वक्र से, ठीक है ना। प्रतीकों का मतलब होता है MRP वक्र। अब यहाँ देख लो व्याख्या, देखो उत्पाद बाजार में एक अपूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए यह साधन ए एकमात्र परिवर्तनशील साधन है, तो साधन ए के लिए फर्म का मांग वक्र MRP से ज्ञात होता है। उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल मूल्य उत्पादन अथवा कुल आय में होने वाली वृद्धि ही सीमांत उत्पाद है। MRP इक्वल टू MPP इंटू MR। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं अपना 10th, अभी 10th पे आएंगे ना, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ तो लेते ही हैं। ये बेटा बता रहा है, दिए गए रेखा चित्र में BDE ओह सॉरी यार, कैसे हो जाता है, ओके हाँ BDE आप देख लो यार, ऐसे ही समझ लो, है ना। देखो BDE ये बोल रहा है परिवर्तनशील लागत है, BD फिर आ गया E, ये एक परिवर्तनशील लागत है, AVC ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। और आपका क्या बता रहा है बेटा, BCDF, ओ माय गॉड, DF ओके। सीमांत लागत वक्र को चित्रित करता है। OA न्यूनतम संभव औसत परिवर्तनशील लागत है, पूर्ति वक्र का चित्रण करता है, ठीक है ना। अब ये आगे क्वेश्चन में क्या बताता है, क्या पूछता है, इसको हम आगे देखेंगे। चलो ये देखो आगे, आपको यही हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, ठीक है ना। ये BDE एक औसत परिवर्तनशील लागत है, BCDF
बी सी डी एफ, दिस पॉइंट बी सी डी एफ, ये जो गया है ना, ये आपका बताता है सीमांत लागत वक्र। तो ये बता रहा है ए ओ न्यूनतम संभव औसत परिवर्तनशील लागत है। ए और ओ, ए और ए न्यूनतम संभव परिवर्तनशील लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत है। पूर्ति वक्र का चित्रण करता है। पूर्ति वक्र कहाँ से होता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पूर्ति वक्र क्या होगा, ओ सीधा आंसर पे आते हैं, ओ ए और डी एफ। यहाँ देखो पूर्ति वक्र, देखो यहाँ ओ ए डी और एफ, यही आपका पूर्ति वक्र होगा। जब आपका ए बी सी को, ए सी को एम सी काटेगा ना, वही आपका पूर्ति वक्र होगा। समझ में आ रहा है। तो डी एफ को अगर किसी आंसर में सिर्फ डी एफ लिखा हुआ है, डी एफ, तो वहाँ आपका आंसर डी एफ सही होगा। लेकिन यहाँ चूंकि ए ओ डी एफ सारा दिया है, तो इन्होंने ओ ए डी एफ चारों को पूर्ति वक्र के रूप में बताए हैं, तो बिल्कुल सही है। तो आपका जिस भी तरह से आंसर आएगा, अगर खाली मतलब ए ओ डी एफ दोनों हैं, तब भी आपका आंसर ये टिक करना है। अगर आपका सिर्फ डी एफ है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में होता है सिर्फ डी एफ ही, मतलब यही जो क्रॉस का पॉइंट होता है इसी को बता देते हैं पूर्ति वक्र, तब भी आपका आंसर सही होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो ये आपका हो गया ओ ए डी एफ पूर्ति वक्र चित्रण करता है। पिक्चर्स माइंड में रखना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये बेटा हमारा हो गया आपका ओके 10th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11th में थोड़ा आते हैं हम। 11th में बेटे देखिए ज़रा, दिए गए रेखा चित्र में प्रस्तुत परिस्थिति में फर्म को अधिकतम लाभ तब होगा जब वह उत्पादन के उस स्तर को प्राप्त करे जो प्रदर्शित होता है। जो किससे प्रदर्शित होता है, यहाँ देखिए बोल रहा है कि फर्म का अधिकतम लाभ कब होगा। ठीक है, किस किस पॉइंट पे होगा उसको थोड़ा हमें क्लियर करना है, हमें बताना है। ठीक है ना। यहाँ देखो सीधा आंसर पे आते हैं। ये OM2 से OM2। अब ये देखिए आपका AR वक्र है। ओके, ये आपका MR है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए MC AC को C बिंदु पर काटते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को। अब ये बोल रहा है, यहाँ देखिए ओ यहाँ आउटपुट है और इधर प्राइस दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है आपका कि अधिकतम लाभ का वक्र। तो अधिकतम लाभ कहाँ होगा बेटा, जहाँ आपका MC/MR को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, MC/MR को जहाँ काटेगा वहीं आपका अधिकतम लाभ का बिंदु होगा। तो आप देखिए यहाँ कहाँ काट रहा है, ये बेटा ये M पॉइंट देखो, M2 पॉइंट यानी B पर MC/MR को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। यही आपका अधिकतम लाभ का बिंदु होगा। ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए इसमें क्या बताता है बेटे, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। चलिए हमने विचार करना शुरू कर दिया। यदि एक फर्म की कुल लागत TC Q क्वांटिटी, ये साइन है, साइन अपने माइंड में रखना। ठीक है ना। क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, प्लस के बराबर है, तो Q उत्पादन की मात्रा, K स्थिर अंश है। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है, यहाँ देखो पॉइंट्स देखो, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। उसकी औसत उत्पादन लागत Q प्लस K/Q। सेकंड क्या बोल रहा है, सीमांत लागत, दिस पॉइंट। ओके, Q है उसकी अवसर लागत
औसत स्थिर लागत K अपॉन Q है। इन वक्तव्यों में जो है क्या सही है, ठीक है ना, ये पूछ रहा है। तो इसमें फर्स्ट आंसर पे आते हैं सीधा हम। फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट और थर्ड मतलब उसकी औसत लागत Q प्लस K अपॉन Q है और औसत स्थिर लागत K अपॉन Q है। आ जाओ, वापस आ जाओ, देखो यहाँ देखो, K स्थिर लागत है, ठीक है ना, Q क्वांटिटी को बता रहा है, ओके। तो ये औसत उत्पादन लागत Q प्लस K अपॉन Q है। फॉर्मूला अगर आपको माइंड में जरा भी होगा स्ट्राइक कर गया होगा, ठीक है ना, Q प्लस K अपॉन Q। एंड आपका औसत स्थिर लागत क्या है, K अपॉन Q, ठीक है ना, ये दोनों सही हैं आपकी। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। बेटा देखो, यदि एक फर्म कुल लागत TC इक्वल टू Q प्लस K के बराबर है तो Q उत्पादन की मात्रा के स्थिरांश है, तो इसमें औसत उत्पादन लागत Q प्लस K, औसत उत्पादन लागत का अगर फॉर्मूला यही होता है बेटा, Q प्लस K अपॉन Q। सेकेंड पॉइंट है आपका, उसका औसत लागत K अपॉन Q है, ठीक है ना, औसत स्थिर लागत। तो आपका अभी 14 क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं, देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, एक द्वयाधिकार, ड्यूलोपोली तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको, ड्यूपोली, ठीक है ना। तो ड्यूपोली में क्या होता है, द्वयाधिकार संतुलन उत्पादन के संदर्भ में अनुपात, द्वयाधिकार अधिकार उत्पाद प्रतियोगी उत्पाद, इसमें बोल रहा है 2/3 के बराबर है। देखो व्याख्या, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अल्पाधिकार बाजार के द्वैधिकार मॉडल में, अल्पाधिकार आपने पढ़ा था, ओलिगोपोली मैंने बताया था आपको। द्वैधिकार मॉडल में जहां दो फर्में होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से अपने उत्पादन के निर्णय में तब तक प्रतियोगिता करती रहती हैं जब तक दोनों फर्मों में प्रत्येक फर्म का उत्पादन कुल बाजार की मांग का 1/3 प्लस 1/3 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो 1/3 यानी 2/3 के बराबर, ठीक है ना। तो माइंड में रखना, थोड़ा सा फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं, आपके 14 क्वेश्चन आपके हो गए, 15 पे हम चलते हैं। तो यही बता रहा है, ये देखो एक्सप्लेनेशन इधर आगे भी किया है, इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक फर्म द्वारा 1/3 भाग का उत्पादन किया जाता है और कुल बाजार मांग का यहाँ देखो बेटे, 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/3 यानी 1 यहाँ 2 प्लस हो गया, और ये इक्वल है तो ये 3 ही रहेगा, ठीक है ना। यही है 2/3 भाग दोनों फर्मों द्वारा उत्पादित किया जाता है और उत्पादन संतुलन की स्थिति में होता है। क्लियर। चलो अभी 15 क्वेश्चन पे आते हैं आराम से। चलो कल्पना कीजिए, चलिए हमने कल्पना करना शुरू कर दिया। अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एक एकाधिकार अल्पकालीन संतुलन पर है। अब अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार एकाधिकारी पर 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष एक मुश्त कर लगा देती है। इस नीति का एकाधिकारी पर तुरंत अल्पकालीन प्रभाव ऐसा होगा कि वह उत्पादित मात्रा घटा देगा और बाजार कीमत बढ़ जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड क्या है, उत्पादित मात्रा बढ़ा देगा और बाजार कीमत गिर जाएगी। उत्पाद स्थिर रखेगा और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काम बंद कर देगा।
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा है। फिर से पढ़ो, कल्पना कीजिए, ठीक है। सपोज करो अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एक एकाधिकार अल्पकालीन संतुलन पर है। एकाधिकार है मोनोपोलिस्ट, ठीक है ना, अल्पकालीन संतुलन में है। अब एकाधिकारी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष एक मुश्त कर लगा देती है। एकाधिकारी पर कर लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार लगाती है एकाधिकारी पर। अब ये बोल रहा है इस नीति का एकाधिकारी पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ेगा, तुरंत अल्पकालीन प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये बोल रहा है सीधा हम आंसर पे आते हैं। ऑप्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसमें होगा उत्पादन स्थिर रखेगा, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्पकालीन पर एकाधिकारी पर वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है ना, एकाधिकारी पर अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार ने जो 5 लाख का टैक्स लगाया है, इस नीति का एकाधिकारी पर तुरंत अल्पकालीन प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उत्पादन स्थिर रखेगा अपना, ठीक है ना। माना अब यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। सी, माना कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाला एकाधिकारी अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में है। अब अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिए सरकार एकाधिकारी पर 5 लाख प्रतिवर्ष एक मुश्त कर लगा देती है। इस नीति के एकाधिकारी पर तुरंत प्रभाव यह होगा कि वह उत्पादन स्थिर रखेगा और कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकाधिकारी उत्पादन या लाभ पर जो कर लगाया जाता है, एकाधिकारी उत्पादन या लाभ पर जो कर लगाया जाता है तो वह इस कर को उपभोक्ता पर विवर्तित नहीं कर पाता और संपूर्ण करभार स्वयं ही वहन करता है। समझ में आया आपको थोड़ा? जब एकाधिकारी संतुलन की अवस्था में होता है और अतिरिक्त साधन जुटाने के सरकार 5 लाख का एक मुश्त कर लगा देती है, तो इसमें क्या होगा, एकाधिकारी तुरंत प्रभाव यह होगा उत्पादन स्थिर रखेगा, अपने प्रोडक्शन को स्थिर रख देगा, ठीक है ना। कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? ये बोल रहा है कीमत क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। प्राइस पे इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि एकाधिकारी उत्पादन या लाभ पर जो कर लगाया जाता है वह इस कर को उपभोक्ताओं पर विवर्तित नहीं कर सकता, एकाधिकारी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ लो ध्यान से। एकाधिकारी पर जो भी एक मुश्त कर लगाया जाता है, लमसम टैक्स लगाया जाता है, वह संपूर्ण भार स्वयं ही वहन करना होता है, वह उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकता। विवर्तन करने का मतलब होता है उसको शिफ्ट कर देना, डाल देना। तो एकाधिकारी पर जो एक मुश्त कर लगेगा वो एकाधिकारी ही वहन करेगा। ये माइंड में परमानेंट फीड कर लो। एक मुश्त कर एकाधिकारी पर लगेगा तो वो स्वयं वहन करेगा। ये एक लाइन में नोट कर लो, ठीक है ना। एक मुश्त कर अल्पकाल में, एक मुश्त कर जब एकाधिकारी पर लगता है तो उसका भार वह स्वयं वहन करता है, वह उपभोक्ताओं पर नहीं डालता, तो कीमत पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर? अब चलिए बेटा, आपका आ गया ये आपका 15 क्वेश्चन हो गया। चलो अब हम आते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लो किस क्वेश्चन का है ये, 16 17 का एक्सप्लेनेशन देख ही लो। 9 क्लास की, क्योंकि ये वैसे भी आप याद कर लोगे तब भी आपके काम आएगा। 9 क्लास की वितरण सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के अंश की स्थिरता केवल तभी आएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर हो। साधन प्रतिस्थापन की लोच जब 1 के बराबर होगी तभी राष्ट्रीय आय मजदूरी अंश की स्थिरता आएगी। राष्ट्रीय आय में मजदूरी अंश की स्थिरता तब आएगी जब साधन की प्रतिस्थापन लोच इकाई के बराबर होगा।
ठीक है ना। ये कौन बताता है? 9 क्लास की वितरण सिद्धांत। ये क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि बार बार पेज में तो थोड़ा सा मतलब टर्न होने में फिर हम इसी में अटके रहते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 18 को हम देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हमने विचार करना शुरू कर दिया। एक संविदा वक्र उपभोग और उत्पादन किन्हीं दो उदासीनता वक्रों के बीच, किन्हीं दो समान मात्रा वक्रों के बीच एक उदासीन वक्र और बजट रेखा के बीच स्पर्शिता बिंदुओं का पथ है। सीधे आंसर पे आते हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक संविदा उपभोग और उत्पादन, ठीक है ना। संविदा वक्र जो होता है उपभोग और उत्पादन, ठीक है ना, या उपभोग या उत्पादन के बीच में जो होता है वो क्या होता है बेटा? उपभोग या उत्पादन दो उदासीनता वक्रों के बीच होता है, ठीक है ना। समान मात्रा वाले वक्रों के बीच होता है, तो दोनों सही है, ठीक है ना। अब यहाँ इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। एक संविदा वक्र उपभोग या उत्पादन के संबंध में किन्हीं दो उदासीनता वक्रों के बीच विभिन्न स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है। संविदा वक्र क्या है? उदासीनता वक्रों के बीच विभिन्न स्पर्श बिंदुओं, जो स्पर्श बिंदु होते हैं ना उसके, किसके? उदासीनता वक्र के, उनको मिलाने वाला वक्र है, ठीक है ना। और दो समान वक्रों के बीच विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र है। कौन? संविदा वक्र। उपभोग या उत्पादन के संबंध को समझ में आ गया। चलो अब आपका आता है, ये भी देख लो लगे हाथ, ठीक है ना। ये है आपका क्षतिपूरक कसौटी। आगे इसको पढ़ेंगे बेटे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। पर क्वेश्चंस के फॉर्म में भी हमें अंडरस्टैंड करें। जब चैप्टर क्लियर होगा, चैप्टर आएगा तो उसमें क्लियरिटी और हो जाएगी आपकी। पर ये क्वेश्चंस करते चलो, नहीं तो हम सोचेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा है बेटे, इतने इतने ब्रांचेज इसमें होते हैं। 6-7 मंथ तो आपका मिनिमम गिरी गिरी हालत में, देखो स्पीड के साथ चल रहे हैं तब भी चैप्टर क्लियर होने में टाइम लगता है। पढ़ाना बहुत तारीफ की बात नहीं है, समझ में आना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइम लेता है, इसलिए क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी देखते जाओ, और जब आपका चैप्टर आएगा तब तो क्लियरिटी और हो ही जाएगी। ओके चलो, तो ये आपका हो जाएगा बेटा इस क्षतिपूरक कसौटी। क्षतिपूरक कसौटी आगे हम पढ़ेंगे। क्षतिपूरक कसौटी को एक्स वाई स्थिति की अपेक्षा सामाजिक तौर पर बेहतर होगी यदि एक्स से लाभ प्राप्त करने वाले नुकसान उठाने वालों की क्षतिपूर्ति कर सकें, इसके बावजूद वाई पर होने की अपेक्षा बेहतर स्थिति में रहें। इसमें बेटे सीधे आंसर पे आते हैं, कैल्डोर ने इसको बोला है, ठीक है ना। क्षतिपूरक कसौटी किसने बोला? कैल्डोर ने क्या कहा है कि क्षतिपूरक कसौटी को यदि एक्स स्थिति वाई स्थिति की अपेक्षा सामाजिक तौर पर बेहतर होगी, एक्स से लाभ प्राप्त करने वाले नुकसान उठाने वालों की क्षतिपूर्ति कर सकें, इसके बावजूद वाई पर होने की अपेक्षा बेहतर स्थिति में रहें, तो इसे प्रस्तुत किया है कैल्डोर ने, क्षतिपूरक कसौटी, ठीक है ना। कैल्डोर के क्षतिपूरक कसौटी में एक्स पर वाई की स्थिति वाई की स्थिति की अपेक्षा उस समय सामाजिक तौर पर बेहतर होगी जब एक्स से लाभ प्राप्त करने वाले नुकसान उठाने वालों की क्षतिपूर्ति कर सकें, और इसके बावजूद वाई पर होने की अपेक्षा बेहतर स्थिति में रहें, ठीक है ना। आपका आता है 20 बेटे, 20 क्वेश्चन तक आज हम करेंगे, ऑलराइट। और इस वीडियो में मतलब फिर नेक्स्ट वीडियो अगर आज ही पॉसिबल हो तो आज ही हम कोशिश करेंगे आपका पूरा क्वेश्चन में पेपर में करीब 120 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो 120 क्वेश्चंस पूरा 5 फॉर्म में
20 क्वेश्चन करके हम 5 फॉर्म में आपको दे देंगे, 5-6 वीडियो में, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाता, थोड़ा सा मुश्किल होता है अपलोड करने में। ये आपके यूट्यूब महाराज को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, वो मना करने लगते हैं ना जी। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में विचार कीजिए। राष्ट्रीय उत्पाद के परिणाम और उसकी संरचना में परिवर्तन व्यक्त होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उपभोग और निवेश के बीच राष्ट्रीय व्यय के बंटवारे की रीत व्यक्त होती है। ये हमने विचार कर लिए, ये पॉइंट्स हैं। अब इसमें बोला क्या सही है, इसमें सीधे हम आंसर पे आते हैं बेटे, तीनों सही हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय रेखांकन, यहाँ आओ, राष्ट्रीय रेखांकन, नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो हम उस पर आएंगे यहाँ, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है बेटा, राष्ट्रीय लेखाओं का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनसे राष्ट्रीय उत्पादन के परिणाम और उसकी संरचना में परिवर्तन व्यक्त होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उपभोग और निवेश के बीच राष्ट्रीय व्यय के बंटवारे की रीति व्यक्त होती है। क्लियर? तो 20 क्वेश्चन है डियर। अभी देखते हैं अगर पॉसिबिलिटी है, जैसे आई थिंक सो कि मतलब थोड़ा सा होगा, शायद प्रॉब्लम होने लगता है, बट अगर देखती हूँ अगर बड़ा वीडियो बनाने में अपलोड में प्रॉब्लम नहीं होता है तो मैं 25-30 क्वेश्चन दूंगी। बट दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, ये MCQ का, देखती हूँ कितना ले सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आर 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं MCQ के। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रैक्टिस सेट इकोनॉमिक्स 1 2 3 करके डाल दूँगी, 4-5 वीडियो जो भी होंगे इसके, और आप सीरियल वाइज देखना। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा 20 क्वेश्चन के बाद ही आएगा, 21 पे। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।